कैसे हो आप सभी लोग। देखिए अपन बात करते हैं रिट लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड, जिनके दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया चल रही है, जिनके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उनको लेकर जो चेकलिस्ट दे रखी है उसको किस प्रकार से भरे। ठीक है, देखिए मैं ये जो चेकलिस्ट है ये मैंने खोल रखी है, ओपन कर रखी है, पीडीएफ के रूप में है। इनमें समथिंग 6 पेज है, वो 6 पेज लेवल फर्स्ट वाले के लिए 6 पेज है। इनको आपको डाउनलोड करना है और कंप्यूटर इसको प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करवा के इनमें जो पेजेस है इन पेजों को प्रिंट करवा के इसको चेकलिस्ट के रूप में आपको जो डॉक्यूमेंट है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उनके मेन पृष्ठ पर ही ये चेकलिस्ट लगेगी और इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको बाकी फॉर्म लगाने। ठीक है, देखिए ये पेज जो मैंने ये खोल रखी है ये चेकलिस्ट। इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं, इसमें दस्तावेज सत्यापन की जांच टिप्पणी है। ये अपना काम का नहीं है पेज। ठीक है, ये जो पेज दे रखा है फर्स्ट पेज, ये अपने यूज़ में नहीं है। इसमें सिर्फ आप लिखना चाहते हो तो आप अपना यहाँ पर नाम लिख सकते हो। ठीक है, आपकी यूज़ की चीज़ें यही है, यहाँ अपना नाम लिख सकते हो। इसके बाद में आप यहाँ पर अपने पापा का नाम लिख सकते हो। ठीक है, ये दो चीज़ आपके लिए काम की है और बाकी यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको यहाँ पर कुछ नहीं निकलना है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जांच जो टिप्पणी जो जांच आयोग बैठेगा या जो भी मान लीजिए आपके दस्तावेज सत्यापन दल बैठेगा, वो क्या करेगा, वो अपनी टिप्पणी करेगा, उसके लिए उपयोग कागज है। लेकिन क्या चेकलिस्ट में फर्स्ट टाइम पर आ गया तो इसलिए इसको बताना जरूरी हो गया। ठीक है, लास्ट में बात और कर लेंगे इसकी। ठीक है, देखिए बात करते हैं अपन चेकलिस्ट की। ठीक है, ये देखो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड है, इनकी दोनों की सेम ही प्रति बनानी है। ठीक है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड इनके लिए सेम ही बनेगी। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं। देखो मान ली सपोज करो मैं L1 से हूँ, मैं मेरा फॉर्म यहाँ से फिलअप करके बताता हूँ, नॉर्मल जानकारी उसके अकॉर्डिंग आप भर लेना। मैं L1 से हूँ तो आपको किस प्रकार से भरना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको टिक करना है इसके अंदर। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन जिला, यहाँ पर जो आपका जिला है, मान लो मेरा जिला नागौर है तो आपको यहाँ पर अपना जिला शो करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर लेवल फर्स्ट हो तो लेवल फर्स्ट यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, अगर आप लेवल फर्स्ट से बिलोंग करते हो तो लेवल फर्स्ट पर यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, लेवल फर्स्ट से टिक करना है। और यदि आप सामान्य शिक्षा से हो, कौन सी शिक्षा से, अगर सामान्य शिक्षा से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर सामान्य पर टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर शो करने हैं। ठीक है, रोल नंबर कौन से लिखने हैं, यहाँ पर रीट मेंस का जो फॉर्म लगाया था जिसके आधार पर जिसके आधार पर आप पेपर को पास कर रहे हो। ठीक है, रिट मेंस वाले रोल नंबर दिखाने हैं। ठीक है, जो पात्रता वाले नहीं लगाने, यहाँ पर रिट मेंस वाले रोल नंबर शो करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको टिक करने ओनली फॉर। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो कैटेगरी कौन सी है, अनुसूचित है, गैर अनुसूचित, मतलब आप टीएसपी इलाके से बिलोंग करते हो तो ये शो करना है, नॉन टीएसपी से बिलोंग करते हो तो ये शो करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अपने आधार नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अपने पापा का नाम, यहाँ पर अपनी डेट आएगी न कि अपने पापा की। ठीक है, इसके बाद में अपने आवेदन क्रमांक, यहाँ पर आवेदन क्रमांक कौन से लिखने हैं, रिट पात्रता वाले नहीं लिखने हैं, यहाँ पर रिट मेंस वाले जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने फॉर्म भराया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड वाली। इसके बाद में यहाँ पर अपना नाम आ जाएगा, अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, जो कैंडिडेट एलिजिबल है, जिसका 2 गुना लिस्ट में नाम आया है, वो आपका यहाँ पर क्या भर देगा, नाम भर देगा। इसके बाद में अपनी मम्मी का नाम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में आपको अपनी श्रेणी चूज करनी है। ठीक है, आपको क्या करनी है, अपनी श्रेणी चूज करनी है। मान लो आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी चूज कर लो, अलग अलग जो श्रेणी है जो भी है वो अपनी चूज कर लेते हैं, उस पर आपको टिक करने है ओनली फॉर। ठीक है, मेल या फीमेल जो भी आप हो वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में आवेदन जमा आवेदन शुल्क राशि, यहाँ पर आपने जब कर्मचारी चयन बोर्ड का फॉर्म भरा था तब कितनी राशि लगी थी, चालान कितना कटा, ये नहीं है कि चालान प्लस कंप्यूटर वाले जिसे टाइप किया था उसके भी आप जोड़ लेंगे, नहीं, आपने जो पेमेंट रिसिप्शन जो रसीद प्राप्त हुई है वही यहाँ पर वैल्यू जो पैसे है वही लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद में अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें चेकलिस्ट के रूप में भरना है। ठीक है, देखिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए सबसे पहले तो अपन बात करते हैं चेकलिस्ट का जो भाग प्रथम है, इस भाग प्रथम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आएगा, ऑनलाइन आवेदन की प्रति कौन सा, एक साइड अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लीजिए, 2 प्रति बना, 3 सेट बना लीजिए कम से कम, मेरा मानना तो ये है कि 3 सेट बना लीजिए आपको। ठीक है, 3 सेट में से एक, सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन प्रति कौन सा हो रहा है, कर्मचारी चयन बोर्ड वाला, जिसके आधार पर आप पास हुए, 2 गुना कैटेगरी के अंदर आपको क्या कर रखा है, शॉर्ट लिस्ट कर रखा है। ठीक है, इसके बाद में मान लो आपने आवेदन की प्रति लगा दी और यहाँ पर आपको लगना संख्या लगानी है, यदि इसको 1 नंबर पर लगाए तो 1 नंबर लिख लेना है। ठीक है, 100 प्रमाणित करने के लिए आपको यहाँ पर फोटोकॉपी लगानी है और उस पर हाँ, उस पर साइन करके यहाँ पर यस कर देना है, यहाँ हाँ का निशान लगा दें, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस पेज में आपको किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ये काम जो सत्यापन दल का है। ठीक है, इसको अपन को बिल्कुल ही भी नहीं छेड़ना है। इसके बाद में दूसरे नंबर विस्तृत आवेदन, देखिए विस्तृत आवेदन की बात करते हैं, जो आपने स्कूटरनी फॉर्म भरा है, कौन सा स्कूटरनी फॉर्म भरा है। ठीक है, ये फॉर्म आपको यहाँ पर लगाना है। स्कूटरनी फॉर्म के साथ में यदि आपकी
इसमें दो बातें ध्यान रखनी है स्क्रूटनी फॉर्म में। स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में आपको अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी लगाने हैं। अटेस्टेशन फॉर्म हालांकि आप लोगों ने एक एक बनाए अभी, लेकिन आपको कम से कम 3 अटेस्टेशन फॉर्म बना लेने चाहिए। अटेस्टेशन फॉर्म कितने बनाने हैं? 3 अटेस्टेशन फॉर्म बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि 2 तो चेकलिस्ट के अंदर लगेंगे और वहाँ पर क्या गजेटेड के सिग्नेचर होना अनिवार्य है अटेस्टेशन फॉर्म के। 2 तो इस चेकलिस्ट में बन रही है आपकी और एक आपके लिए एडवांस चाहिए, तो कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 3 आपको अटेस्टेशन फॉर्म बनवाइए। दो दो तो विस्तृत आवेदन प्रति के साथ जो चेकलिस्ट में लग जाएंगे, एक अपने पास में रख लेना, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा आधार कार्ड की प्रति। यहाँ पर संलग्न संख्या ये 1, ये 2, ये 3 संलग्न संख्या इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हाँ का जवाब देना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट है, ठीक है। उसके चेकलिस्ट के अनुसार 1 2 3 4 यहाँ पर क्रमांक नंबर 4 दे देना, ठीक है, चेकलिस्ट के अनुसार, ठीक है। आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार देना है, ठीक है। 4 नंबर यहाँ पर देना, उस पर साइन करना और संलग्न संख्या हाँ या हाँ का जवाब देना है, ठीक है। इसके बाद में 12th की आ जाएगी। 12th की कौन सी आ जाएगी? 12th की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर लिखनी है और 100 प्रमाणित करके यहाँ पर हाँ हाँ के रूप में जवाब दे देना है आपको, है ना। इसके बाद में एक 12th की एक बात और लिखी रही है, यानी ये डॉक्यूमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ तक ये सभी लोगों के लगेंगे, चाहे L1 से हो चाहे L2 से हो, ये सभी के लिए लगे 6.6 तक, .7 ये सभी है वो सभी के लिए लगेंगे। अब देखिए 6 नंबर पॉइंट पर बात करते हैं। इसमें देखो उच्च माध्यमिक के जो आपके परसेंटेज है और नंबर प्राप्तांक कितने में से प्राप्त हुई है वो आपको इसमें से भरने हैं। यहाँ पर पूर्णांक लिखिए, प्राप्तांक लिखिए और प्रतिशत लिखिए, ठीक है। और संलग्न संख्या कितने लगा हुआ है, अगर यहाँ पर आप मार्कशीट 12वीं की लगा रहे हो उसको 5 लगा रहे हो तो यहाँ पर भी संलग्न संख्या 5 ही लगानी है आपको, क्योंकि ये परसेंटेज वगैरह ये यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, ये आप इसी बेस पर कर रहे हो, इस मार्कशीट की बेस पर। संलग्न संख्या कितनी करोगे? 5 ही करोगे इस पर भी, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं 1 मिनट, ठीक है। अगर लेवल फर्स्ट वाले तो लेवल फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए ये स्नातक है। अगर आपने फॉर्म के अंदर शो नहीं कर रखी है तो आपके लिए लागू नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? लागू नहीं लिख देना है। क्या करना है यहाँ पर? लागू नहीं है ये लिख देना है, लागू नहीं है यहाँ पर ये लिख देना है, ठीक है। अगर आप आप बीएड से बिलोंग करते हो, अलग अलग सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, तो आपको फिर लागू करके ये लागू होगा आपको, और इसके जो संलग्न संख्या लगानी है। इसके बाद में आपको स्नातक में जो परसेंटेज प्राप्त हुई है, पूर्णांक प्राप्तांक और परसेंटेज तीनों आपको यहाँ पर क्या करने हैं? शो करने हैं 8 नंबर पॉइंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसके बाद में जो लेवल सेकंड वाले हैं इनके लिए तो जो ऐच्छिक सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश से हैं, जो इंग्लिश चूज़ करेगा, जो भी यहाँ पर स्नातक की बात हो रही है, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है तीनों वो सब्जेक्ट चूज़ करेगा, ऐच्छिक सब्जेक्ट है जो कि ऐच्छिक है, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सेमेस्टर की, बात ये हो जाएगी उनके लिए। इसके बाद में जो एमए वगैरह जो भी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो उसको भी यहाँ पर शो करना है, ठीक है। ये किसके लिए? लेवल सेकंड वालों की बात है। इसके बाद में 12 नंबर पॉइंट आता है लेवल फर्स्ट वालों के लिए। लेवल फर्स्ट वाले क्या करें? अगर लेवल फर्स्ट वाले सामान्य शिक्षा से बिलोंग करें, अगर उसने बीएसटीसी सामान्य शिक्षा से बिलोंग कर रही है तो यहाँ पर डीएलएड दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट, थर्ड ईयर का जो डिप्लोमा तीनों शो करना है। तो इसमें क्रम संख्या फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी जो भी आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्रम संख्या देनी है, वो तीनों पॉइंट इसी में लिखने हैं आपको, ठीक है। तीनों पॉइंट इसी में आपको लिख देने हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करें 13 नंबर पॉइंट पर। 13 नंबर पॉइंट पर आपको पात्रता चाहिए, रिट पात्रता चाहिए। आपने रिट पास की ने किस बेस पर पास की है? मेंस का एग्जाम आपने पात्रता के आधार पर दिया था। तो जो पात्रता वाला फॉर्म है वो लगाना है, जिसकी एक तो मूल प्रति आ जाएगी एक सेट में, तो एक सेट में मूल प्रति आ जाएगी, साथ में एक सेट यहाँ पर 2 चेकलिस्ट आपको बनानी नहीं, वो ध्यान नहीं है। इसके बाद में आप इसको लगा देना और यहाँ पर हाँ का जवाब दे देना, ठीक है। इसके बाद में ये लेवल सेकंड वालों के लिए, ठीक है, जो जिस स्तर से बिलोंग करते हैं उसके लिए आ जाएंगे, ठीक है। इसके लेवल सेकंड वाले जितने भी नंबर प्राप्त किए किसमें? जो लेवल प्रथम वाला है तो लेवल प्रथम वालों के लिए है, अगर वो सामान्य से बिलोंग करते तो, ठीक है। अगर दोनों से दोनों पर क्लिक करना आपको, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम। अगर लेवल प्रथम है तो प्रथम से लिखिए और आपको 150 में से कितने नंबर प्राप्त हुए। 150 में से 150 का जो आपका पात्रता एग्जाम हुआ था उनमें से आपको कितने नंबर आए वो यहाँ पर क्या करने हैं? शो करने हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ये लेवल द्वितीय वालों के लिए, ठीक है। लेवल द्वितीय वाले उसकी जो भाषा है वो भाषा चूज कर लेनी, यानी कौन से सब्जेक्ट से वो बिलोंग करे, ठीक है। इसके बाद में 17 नंबर पॉइंट है। इसमें आपको क्या करना है? जो लेवल फर्स्ट वाले है उनको डीएलएड की जो प्रवेश तिथि है ये कॉलेज से सत्यापित होती है, या फिर जिस दिन आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था, जिस दिन आपने कॉलेज में क्या लिया था? एडमिशन लिया था, वो स्लिप दे रखी है आपको, उस पर आपके जो साइन भी अपलोड कर रखे और कॉलेज वालों ने भी साइन अपलोड कर रखे। एक तो या तो वो चलेगी या आप कॉलेज से लेकर आ जाना प्रवेश तिथि सत्यापन डेट, ठीक है, वो वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। विकास शुल्क के नाम से 500 रुपये की रसीद कटेगी, ठीक है।
आप जब ये पैसा जमा कराओगे 500, उसके बाद में आपको ये दे दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, अगर मान लो विशेष शिक्षा से कोई बच्चा है तो उसको इसमें कुछ फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष शिक्षा वाले बच्चे को इसमें एमआर वगैरह जो भी कैटेगरी है, एचआई कैटेगरी है, वीआई कैटेगरी, वो इसको फिलअप करेगा, ठीक है। इसके बाद में प्रथम विशेष शिक्षा पद के लिए, ये प्रथम अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा पद के लिए, ये इसके लिए जो विशेष कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए है। अब देखिए इसके बाद में ये अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए हो जाएगा, ये लेवल द्वितीय के लिए हो जाएगी, इसमें प्रवेश तिथि द्वितीय के लिए शो कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 21 नंबर पॉइंट, ये जो लेवल द्वितीय है इसकी बात हो रही है। आपको लेवल द्वितीय वाले जो बीएड वाले है, ठीक है, बीएड जो एमएड कर रखी है, उनको भी अपनी कॉलेज से 500 रुपये की जो विकास शुल्क के नाम से पर्ची कटेगी, उस पर्ची के आधार पर क्या लेने का है। अगर आपके पास में पहले से है तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा, कॉलेज से जाकर ये प्रवेश तिथि लेकर आएंगे। प्रवेश तिथि सत्यापन करवाने के लिए आपको ये लाना ही पड़ेगा, किसके लिए, L2 वाले के लिए बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये जो विशेष शिक्षा से बिलोंग करते हैं, ये लेवल 2 से विशेष शिक्षा से बिलोंग करते हैं, ये उसके लिए हो जाएंगे। और फिर ये जो विशेष शिक्षा है ये उसी के लिए। अब देखो ये सामान्य सबके लिए मूल निवास हो जाएगा। मूल निवास के बाद में जो टीएसपी इलाकों से बिलोंग करते हैं, 26 नंबर पॉइंट में देखिए, ये 26 नंबर पॉइंट, जो टीएसपी इलाकों से बिलोंग करते हैं उस बच्चों के लिए भी आवश्यक रूप से उपयोगी है। क्या है, जो टीएसपी के लिए स्पेशल है वो इस ये पॉइंट नंबर जो 25 है इसको फिलअप करेगा, ठीक है। आई बात समझे, इसको नहीं करना आपको, ठीक है, सदभाव रूप से इसको, अनुसूचित मूल निवास इसको नहीं करना है। ये सामान्य जो नॉन टीएसपी क्राइटेरिया ये उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ से लगेगा, ठीक है, ठीक है। 28 नंबर आपको जाति प्रमाण पत्र है, इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आपकी जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर एक बात शो कर रखी है, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 19 जनवरी के बाद में बना है, कब, जब आपने आवेदन कर दिया रिट का, मेंस का, 19 जनवरी के बाद में आपका जो क्या बना है, जाति बना है, तो आपको एक क्या लेना है, एक वैध अवधि का प्रमाण पत्र या शपथ पत्र इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये शपथ पत्र आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है बात। इसके बाद में जो राजस्थान के मूल निवासी, इसको भी आपका प्रमाण पत्र देना है। और विवाह की स्थिति में, विवाह की स्थिति जिसकी विवाह जो जिसके पति की मृत्यु है, मतलब कि जो विडो कैटेगरी से आएगी, डिवोर्स कैटेगरी से है, उनको भी ये सत्यापित करवाना है। तलाकशुदा है उसको भी क्या करना है, ये सत्यापित करवाना है। ये जो प्रमाण पत्र है उसको आवश्यक रूप से चाहिए, ठीक है। उसकी डिग्री, जो लड़कियां हैं जो जिनका क्या जो डिवोर्स हो चुका है, उनको क्या करना है, डिग्री चाहिए, यानी डिग्री। और साथ में ये भी सबूत देने होंगे कि आपको भविष्य में फिर से क्या नहीं करना है, जो पुनर्विवाह वाला सिस्टम है ये नहीं करना होगा, आपको तभी नौकरी दी जाएगी इस डिग्री के आधार पर, ठीक है। इसके बाद में बात करें संतान संबंधी, ये सभी के लिए लागू होगा। संतान संबंधी, अगर मान लो कोई स्टूडेंट अगर कोई स्टूडेंट चाहिए तो अगर कोई स्टूडेंट चाहिए अगर कोई स्टूडेंट सॉरी देखिए, अगर किसी स्टूडेंट कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए सपोज करो वो चाहता है कि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, मेरे को संतान संबंधी जो प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं भाई, उसको संतान संबंधी सौ घोषणा देना होगा, ठीक है। एक बार मैं पुण्य रिपोर्ट कर पुण्य पुण्य बता देता हूँ ये बात है। संतान संबंधी सौ घोषणा, संतान संबंधी सौ घोषणा अगर आपकी शादी हुई या नहीं हुई, लेकिन आपको देने होंगे। अगर आप मास्टर बनने जा रही हो तो शादी तो होगी, करना प्रश्न बात है, तो क्या है, आपको ये लिखना होगा कि मैं 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करूँगा, ठीक है। ये आपको सत्यापन देना होगा। जो संतान संबंधी है, ये आपको एक सिंपल पेज लेना है, उस पर आपको ये चीज़ें टाइप करवा के देनी है, ठीक है। इसके बाद में आपकी शादी होगी तो दहेज मैं स्वीकार नहीं करूँगा, ठीक है, ये दहेज मैंने नहीं लिया, आपकी शादी हो चुकी तो दोनों ये पॉइंट देने होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन भूतपूर्व के लिए। भूतपूर्व है एनओसी लानी पड़ेगी। जो भूतपूर्व है इसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है इन लोगों को, जो भूतपूर्व सैनिक है इनको अनापत्ति पत्र जारी करवाना है, ठीक है, वो लाना है, उसकी प्रति लगेगी यहाँ पर। इसके बाद में जो भी राजकीय नियोजन संबंध में सौ घोषणा भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यह है, दिव्यांगों के लिए यह है, आपराधिक प्रकरण है ये सभी के लिए लागू होगा। आपराधिक प्रकरण मतलब मेरे ऊपर किसी प्रकार के अपराध, मैंने कोई अपराध नहीं किया गया, ठीक है। ये जब आप एक गुना कैटेगरी के अंदर आओगे तब आपको पुलिस वेरिफिकेशन के रूप में इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। कौन सा, 39 नंबर पॉइंट, आपको फिर ढंग से पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अभी अभी इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपन, इसके बाद में 41 नंबर पॉइंट देखते हैं, यानी जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरते समय, कौन सा, कर्मचारी चयन बोर्ड का फॉर्म भरते समय अपनी आय 2.5 लाख से कम शो की है, तो उनको तो आय घोषणा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लगाना ही होगा।
अगर जिनकी आय 2.5 लाख से कम शो नहीं कर रखी है, जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म के अंदर, उनको किसी प्रकार से आय घोषणा का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद में शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यताओं से संबंधित आपको स्व घोषणा देना होगा। ठीक है, इसके बाद में आपका अंतिम संस्था से चरित्र प्रमाण पत्र लाना होगा। अगर आपने मान लो डीएलएड कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है, तो मान लो उसके बाद में आपने कुछ नहीं किया है रेगुलर डिग्री के अंदर। ठीक है, अगर प्राइवेट आपने एमए वगैरह वो कर लिए तो उसकी बात अलग है, लेकिन प्राइवेट वाले नहीं चलेंगे, आपकी रेगुलर कैटेगरी के अंदर चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। मेरे ख्याल से अधिकांश बीएसटीसी वाले, जो बीएसटीसी लगा देना सेकंड ईयर वाला है, वो जो सेकंड ईयर मार्कशीट के साथ देते हैं आपको। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या लिखा है, उक्त जो क्रमांक अनुसार है, ये कम से कम मेरे अकॉर्डिंग यानी लेवल फर्स्ट वालों के लिए समथिंग ये 20 क्रम संख्या यहाँ तक होगी, तो कुल योग इनके डॉक्यूमेंट अब 20 हो जाएंगे। ठीक है, चेकलिस्ट के साथ लिखने हैं, और जो दस्तावेज नहीं लागू है उसको लागू नहीं है, लागू नहीं वो बात इसमें शो कर देनी है। ठीक है, इसके बाद में स्थान लिख देना अपना, दिनांक लगा देना अपना, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ठीक है, डाकिया वाला वो सिस्टम यहाँ पर चाहिए अपना, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर वो लिख देना है, डेट लगा देनी है, स्थान, डेट कौन सी लगानी, जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट सत्यापित होने को आपको डेट जो शॉर्ट लिस्ट की गई है वो डेट एक बार शो कर देना। ठीक है, खुद का नाम पूरा पता लिख देना यहाँ पर। ठीक है, और ये आपके लिए अपना नाम, पिता का नाम, निवासी जो भी है, और व्यवसाय अपना जो भी अपना व्यवसाय है आप दिन रहता है तो उसी कैटेगरी के अंदर आप जो भी व्यवसाय आपको चुन के, ठीक है, यहाँ पर आप अपने खुद के साइन करके, इसके बाद में क्या करना है आपको, ठीक है, ये सब घोषणा आपको अलग अलग पेज पर बनवानी, तो अलग अलग बना लेना, या एक पर ही मेरे ख्याल से चल जाएगी। यहाँ पर साइन और सत्यापित करके इसको क्या कर देना है, सत्यापित करके इसको आपको जो अपनी चेकलिस्ट में लगा देना है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से यही फॉर्म चाहिए, यही डाटा चाहिए आपको। ठीक है, इन्हीं के आधार पर क्या आपको किसी प्रकार को प्रॉब्लम नहीं होगी, और किसी की समस्या है तो साइंस बाय धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो साइंस बाय धर्मेंद्र टेलीग्राम है उसको भी क्या करिए, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मैं ये चेकलिस्ट कहाँ पर डालूंगा, साइंस बाय धर्मेंद्र चैनल है, साथ में टेलीग्राम है, इन दोनों पर शो कर दूंगा। थैंक यू।